जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज न्यू वैकेंसी 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको OTR करना है यानी कि जो आपका राशन है वो करना है, और फिर कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली है ये सब भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 312 पोस्ट पर निकाली है। और अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जानने को मिलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आप लोग इस फॉर्म को 30 दिसंबर 2025 से लेकर के 29 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे, और 31 जनवरी 2026 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप 1 फरवरी 2026 से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी चीफ लॉ असिस्टेंट की है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 है, साइंटिफिक सुपरवाइजर है। और इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी। और उसके लिए गाइज आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल, 18 से 32 यानी कि कितनी एज लिमिट उस पोस्ट पर चाहिए वो आप देख सकते हैं, और उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है एग्जैक्टली वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा गाइज अब बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ताकि आपको डिटेल्स अच्छे से समझ आ सके। उसके पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी दी गई है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल OBC से 500 रुपये फीस ली जाएगी, और बाकी कैटेगरी से 250 रुपये ली जाएगी। जहाँ पर आपका जब फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो जनरल OBC और EWS है इनको 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी, और जो बाकी कैटेगरी है इनको पूरी की पूरी यानी कि 250 के 250 फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब ये जो आपका एग्जाम है चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, आपको ये फीस रिफंड की जाएगी। बस आपको एग्जाम को अटेंड करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद में यहाँ पर इसमें जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये तो आपने ओपन किया ही होगा। इसमें आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जानने को मिल जाएगी कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो आपकी लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में पास की हो, और जो बाकी की पोस्ट की एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल और आपने ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने आरआरबी की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है 2024-2025 के अंदर, जब से वेबसाइट लॉन्च हुई है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और 2 माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद आधार, अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर वो फ़ोन नंबर डालना है जो कि आधार के साथ में लिंक है, और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके नंबर पर वो एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर डाल करके आप इसके ऊपर टिक करेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। एंड गाइज अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसको सेलेक्ट करके अपना रजिस्टर्ड नंबर इस्तेमाल करेंगे, और जो पासवर्ड आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो डालेंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना, और डेट ऑफ बर्थ आपने जो फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट करना, और फिर इसमें प्रोसीड कर देना। देन आपको मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। गाइज ये तो हुई उनकी जानकारी जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई फॉर्म भरा ही नहीं, आप पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पर यही नोटिस दिया जा रहा है कि अगर आपने 2024 या 2025 में कोई भी फॉर्म भरा है जो कि CEN RRB के द्वारा जारी हुआ था तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप दोबारा अकाउंट मत बनाइए, आप डायरेक्टली उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कीजिए। बट आप तो फ्रेशर है इसलिए आप यहाँ पर इस वाले पेज पर आए हैं तो आप यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर सबसे पहले है फुल नेम। आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर
देना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, और फिर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने नाम बदला है वो आप डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। पर गाइज अगर आपने अपना नाम नहीं बदला 10वीं के बाद में तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आएगा जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। अब उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। सेम वे में आप आपकी मदर्स का नेम यानी कि माता जी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। अब आप मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद में वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। किस माध्यम से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से, तो जो भी माध्यम आप सेलेक्ट करना चाहे उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर वो ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया है। उस नंबर पर जैसे ही ओटीपी आए वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही एक डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर आप उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी जानकारी आपने भरी उनको चेक करते हुए आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी उनका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, यानी कि आप एक बार फिर से सभी जानकारी को चेक कर सकेंगे और देख सकेंगे कि हाँ आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आप फुल्ली श्योर हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है तो फिर आप यहाँ पर उस जानकारी को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप जानकारी सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास दो विकल्प है इसमें लॉगिन होने के, एक है लॉगिन विद आधार और दूसरा है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालेंगे जो आधार के साथ में लिंक है। जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जब आप उसको यहाँ पर डाल देंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर गाइज यहाँ पर कोई इशू आ रहा है इस वाले माध्यम में तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर की थी कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे, जो पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो यहाँ पर फिल करेंगे और आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पेज आएगा। आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं, ईमेल या नंबर। जिसके ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने अपना फॉर्म इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी 2024 के अंदर भरा था तो आपकी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली जाएगी और अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपकी जानकारी भरेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे मैरिटल स्टेटस की, तो आप मैरिड है या अनमैरिड वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या आपको जो छूट मिलती है फीस की क्या वो आप लेना चाहते हैं। अगर आप SC ST है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप SC ST है तभी आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा। फिर आती है मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर किस लैंग्वेज के अंदर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इसी लैंग्वेज में फिर आपको एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिस
जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। और फिर है मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा परमानेंट मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख दीजिए, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कम्युनिटी, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC EWS, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ इसलिए मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है। आप आपकी रियल कैटेगरी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो कास्ट है उसका नाम आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये जो आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए, और जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका सर्टिफिकेट चेक करने के बाद में। अब ये सर्टिफिकेट इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जहां पर आपके सर्टिफिकेट पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होगी वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा होगा, CO, मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, या फिर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तालुका मजिस्ट्रेट को तहसीलदार बोलते हैं। तो आपने आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जिस भी पोस्ट का अधिकारी का नाम है यानी कि पोस्ट है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। कि एक है फिर डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, यानी कि जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए क्या आप वो लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम बताना है यानी कि लिखना है, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भरेंगे, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना है। पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इस कॉलम के अंदर। नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन आपका कौन सा है प्रेजेंट वो आप यहाँ पर लिखिएगा इस वाले सेक्शन में, और फिर पिन कोड आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और नीचे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसको बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक कर रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दे। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा जहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप रेलवे के सर्विंग एप्लीकेंट है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में करंट डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में बताना है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका काम कर रहे हैं करंटली, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। अगर आप नहीं कर रहे अभी कहीं पर काम, अनएम्प्लॉयड है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप बैंक डिटेल भरेंगे जो कि आपको फीस रिफंड होती है उसके लिए। तो यहाँ पर है रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर, यानी कि आप किस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको लिखना है। फिर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका FSC कोड है वो भरिएगा, आपको अब आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर आपके बैंक का नाम लिख करके ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद में लिखिएगा FSC कोड। तो ऑनलाइन वे में भी आप अपना FSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप FSC कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपकी जो बैंक का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। अब इस जानकारी को आप सेव एंड देन फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है, इसलिए यहाँ पर मेरी जानकारी 10वीं की पहले से ऐड है। पर अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं या इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जानकारी शुरू से भरनी होगी। तो 10वीं से आपको जानकारी भरना स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर अपनी 10वीं की जानकारी आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा क्वालिफिकेशन टाइप में। उसके बाद में बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपके बोर्ड का क्या नाम था, जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको खुद से यहाँ पर लिखना है। कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट मंथ ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद में आता है SSLC मैट्रिकुलेशन, SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो जो भी आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए, आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, आपकी जानकारी इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन। तो अब इसमें यहाँ पर गाइज आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। अगर आपने 10वीं के बाद में डायरेक्टली 12वीं की है और आप यहाँ पर उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 12th स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने 10वीं के बाद में 12वीं की है तो 12वीं इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एनी डिसिप्लिन साइंस, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपकी जो 12वीं है वो की है तो आप यहाँ पर ये
साइंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपने आपकी जो 12वीं है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है, तब भी आप इस ऑप्शन को साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको दोनों में कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके पास 12वीं के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स था तो आप यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा जो कि तीसरे नंबर पर है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि कौन से स्टेट से आपने आपके ये जो 12वीं वो पास की है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका बोर्ड कौन सा था, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड इसके बाद में कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से कैलेंडर के ऊपर आइए और यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी ये डिटेल आ जाएगी। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि CGPA के लिए कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है। एक सवाल आता है कि प्लीज चूज वन या फिर मैनी योर मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग, तो किसके अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी है टीचिंग में, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर हिंदी के अंदर है तो हिंदी, इंग्लिश के अंदर है तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर किसी और लैंग्वेज में भी है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूछे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक कीजिए और जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है तो आप बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिसिप्लिन में आइएगा, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए क्वालिफिकेशन या फिर आपकी जो सब्जेक्ट है वो, तो अगर आप यहाँ पर एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर अगर आपका डिसिप्लिन या सब्जेक्ट इनमें से किसी भी लिस्ट में आ रहा है, किसी भी सेक्शन में आ रहा है जिसमें कि आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। इनमें नहीं है तो आप सिंपली एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी आपके पास है बेसिकली वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे स्टेट, तो जिस स्टेट से पास किया वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए मैं ये जानकारी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, या फिर मैं क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट ना करके जो मेरी मेन क्वालिफिकेशन जो कि मुझे पता है कि मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बैचलर डिग्री अभी सेलेक्ट करके दिखाया है, और उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड आपका डिसिप्लिन या सब्जेक्ट आ रहा है इसमें आपको आपकी मेन क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से। और उसके बाद में आपकी स्टेट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, और फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो, एंड देन आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद में आपने कब ये क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट इस तरह से कर लेता हूँ। अब आप आपकी जो परसेंटेज है वो डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। ये आपने इस तरह से जानकारी ऐड कर ली है। अब आप फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक कीजिए, और आपके पास जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो जो कि आप देना चाहते हैं या फिर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए वो क्वालिफिकेशन अगर चाहिए तो वो आपको यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। अगर मान लीजिए आप बीएड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसमें, तो आपको बताना है यहाँ पर डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एजुकेशन, फिर जो आपकी स्टेट जहाँ से आपने किया वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है जहाँ से आपने किया है, फिर आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, और फिर आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ पासिंग है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद में आप परसेंटेज डाल दीजिएगा और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। मैं सभी की सभी जानकारी डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप मेरी जानकारी के ऊपर न जाकर के समझिएगा कि आपको कैसे कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। अब आप फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सब्जेक्ट में TET सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश, अगर आप मान लीजिए आपने किसी स्टेट का स्पेसिफिक TET किया है तो आप वो सिलेक्ट कर ले, अगर इनमें नहीं तो आप अदर के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो CTET है वो अदर की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर जो आपको ये स्टेट दी गई है इसका मतलब है कि आपने उस स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, पर जो CTET है वो सेंट्रल का होता है और यहाँ पर इसमें कोई CTET का स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं दिया। दिल्ली तो दिया है क्योंकि CBSE बोर्ड दिल्ली में है, पर वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी दिया है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
चूंकि ये नेशनल लेवल का रहता है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में भी आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये सीबीएसई है, तो आपको यहाँ पर जो सीबीएसई की फुल फॉर्म है वो पूरी डाल देनी है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, पर आपको सीबीएसई की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखनी होगी और कब आपने जो है वो पास किया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर गाइज यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देनी है, जो भी आपकी परसेंटेज आई थी, और इसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्वालिफिकेशंस की जानकारी भर लेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में बताएंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस है, फिर आपको इंप्लॉयमेंट बताना कि पास्ट में था या फिर करंट में है अभी, फिर डेट, और उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जरूरी मांगा भी नहीं है एक्सपीरियंस, तो आप सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पर आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। साथ ही आप देखेंगे सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह के रिजेक्ट होंगे। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपका कैमरा है वो ऑन कर लेंगे। आप इसको कंप्यूटर से भी कैप्चर कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इस तरह से आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आई है अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपका लाइव फोटो अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, तो जो यहाँ पर आपको QR कोड देखने को मिलता है, आप इसको जैसे स्कैन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, और डायरेक्टली आप यहाँ पर आपके जो जो आपका लाइव फोटो अपलोड है उसका ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर अलाउ कर देना और अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए जब आप फोटो को कैप्चर कर रहे हो, और आपके रंग बिरंगे कपड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो इशू आता रहता है। तो यहाँ पर आप ये जैसे यस कर देंगे और आपका इस तरह से फोटो आपका कैप्चर हो जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपके सामने यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है उसका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर गाइज मैंने अभी कई सारे जो RRB जोन है वो चेंज करके देखे, बहुत सारों में एलिजिबल था मैं, तो मैंने यहाँ पर प्रयागराज सेलेक्ट किया, तो इसमें मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ और वो भी इस वाली पोस्ट पर जो कि मेरे सामने है। तो जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है वो, और फिर जो आपका जोन है उसमें जो वैकेंसी अवेलेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप जिन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे वो पोस्ट के विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर वो सभी पोस्ट देखने को मिलेगी। आप उनकी प्रेफरेंस दे देंगे कि मैं इस पोस्ट को पहले नंबर पर रखना चाहता हूँ और उसको दूसरे पर। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। पहले इसमें आपको कुछ और नहीं, सिर्फ ये भरना कि आप कहां से फॉर्म को भर रहे हैं, आपकी सिटी का नाम। उसके बाद में आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने जानकारी भरी है वो आपको सभी चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक अंतिम मौका है। अगर आपने एक बार यहां से सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनल। इसके बाद में फिर आपको फीस जमा करनी होगी, और अगर आप फिर इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो एक बार फीस जमा करने के बाद जब आपको एडिट का टाइम मिलेगा, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलेगा, तभी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस बीच में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो कैंसिल करके अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करके इस वाले ऑप्शन पर आइएगा और तभी जाकर के अपनी फीस को जमा करिएगा।